हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आर के 99 चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मानचित्र की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मुख्य अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विश्व के मानचित्र पर स्थिति। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, कौन सी होती है, इस पे मानचित्र पर हम कैसे समझे कि ये अक्षांश है और ये देशांतर है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, ये जो आपको मानचित्र पे दिखाई देती होगी, ये पूर्व से पश्चिम को जो लाइनें दिखाई देती है, ये सारी जो लाइन होती है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। फ्रेंड ध्यान रखना, क्या कहलाती है? अक्षांश। ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। लेटीट्यूड का मतलब है लेटी हुई, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप समझने के तौर पे। लेटीट्यूड यानी लेटी हुई। और लॉन्गिट्यूड, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सीधी होती है ऐसे लंबी, ये ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड होती है। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या बात करें तो 180 होती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। और इसमें यदि हम भूमध्य रेखा को भी शामिल कर दें, टोटल अक्षांशों की बात करें तो इसमें हम अक्षांश रेखाओं में इसको भूमध्य रेखा को भी शामिल कर दें तो ये संख्या हो जाती है 181। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 181 टोटल अक्षांश हो जाते हैं। और बात करें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव केवल पॉइंट मात्र है, तो इसलिए यदि इन्हें हम रेखा ना मानकर इन्हें बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या केवल 179 ही होती है। लेकिन जनरली जो एग्जाम में आता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब बात करें हम देशांतर रेखाओं की। जो देशांतर रेखाएं हैं, ये वाली जो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो इनकी संख्या होती है 360। ध्यान रखना फ्रेंड्स, देशांतर कितने होते हैं? 360। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मुख्य अक्षांश कौन सी है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल पृथ्वी के बीच में से, तो ये है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य जो रेखा है, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और मुख्य 0 डिग्री मुख्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अन्य जो मुख्य अक्षांश रेखा है, ये उनके बारे में। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये है 23.5 डिग्री उत्तर में। ये ध्यान रखना, ये जो 0 डिग्री है, मतलब ये बिल्कुल सेंटर में से, भूमध्य पृथ्वी के बीच में से बांट देती है पृथ्वी को। ये ध्यान रखना, जो ये भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। उत्तर का जो हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण जो हिस्सा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। ये ध्यान रखना कि ये जो पृथ्वी इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ऊपर से दबी हुई, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की जो शेप है वो इसी तरीके की है, ऊपर से हल्की दबी हुई है। जो आपको दिखाते हैं ग्लोब ऐसे, बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि बिल्कुल गोल होता है ऐसा, लेकिन पृथ्वी है ना, ऊपर से दबी हुई है, ये ध्यान रखना है। और इस दबी हुई आकृति को भूआब कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूआब है, भूआब बोलते हैं इसे। ध्यान रखना फ्रेंड्स। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यह आपको समझ में आ गया कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में, और ये दक्षिण की तरफ यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तो ये है, ये मतलब यहाँ से 23.5 डिग्री ये, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री ये। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, वो कहलाती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, कर्क रेखा। और जो दक्षिण की तरफ है, ये मकर रेखा कहलाती है। ये कहलाती है मकर रेखा। मकर रेखा। अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इंग्लिश में मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ध्यान रखना। और ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हो गई, एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक कर्क रेखा हो गई, और एक मकर रेखा हो गई। इसके अलावा हम बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण में और हैं मुख्य अक्षांश रेखाएं, वो है यहाँ से, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री उत्तर में
इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये एरिया है आर्कटिक वृत्त, और ये 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ये 66.5 डिग्री दक्षिण में इसे बोलते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, अंटार्कटिक वृत्त। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिण में, इसी वजह से इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये आर्कटिक महासागर है उत्तर में, तो इसे आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, वृत्त आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बताया ये एरिया आपको कि ये 23.5 डिग्री ये हो गया, 23.5 डिग्री ये हो गया, और इधर 66.5 डिग्री की बात करें तो ये 66.5 डिग्री का इस एरिया ये हो गया, और ये 66.5 डिग्री ये हो गया। मतलब ये तो भूमध्य रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आर्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया, और ये अंटार्कटिक वृत्त हो गया। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, ये जीरो है ही, तो ये जो एरिया है सूर्य की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। और यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, सूर्य की जो सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है वो इसी क्षेत्र में पड़ती है, मतलब सबसे ज़्यादा सूर्य ताप प्राप्त होता है वो इसी क्षेत्र में पड़ता है, और इसी वजह से इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंध का मतलब होता है अक्षांश रेखाओं के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, कटिबंध, ये जो क्षेत्र है इनके बीच का, अक्षांश रेखाओं के बीच का। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण का बीच का जो क्षेत्र है, इसे तापमान के हिसाब से इसे हम बोलते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय। उष्ण यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उष्ण यानी गर्मी होता है इसका मतलब, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, यहाँ सबसे ज़्यादा उष्ण रहती है यानी गर्मी रहती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 66.5 डिग्री इधर उत्तर और 66 डिग्री दक्षिण में। तो ये ध्यान रखना, सूर्य की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है, तो यहाँ फिर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएगी, और जैसे हम और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो और तिरछी पड़ेगी। इसी तरीके से ये स्थिति यहाँ होती है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो और भी तिरछी पड़ती जाती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, तो ध्रुवों की तरफ सबसे ज़्यादा ठंड रहेगी, यहाँ थोड़ी कम रहेगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ध्रुवों की तरफ हमेशा बर्फ़ जमा रहती है, ये इधर अंटार्कटिका की तरफ यानी दक्षिण ध्रुव की तरफ, और ये उत्तरी ध्रुव है। ये 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ ये जो एरिया है ये उत्तरी ध्रुव है, और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है। तो ये हमेशा यहाँ पर बर्फ़ जमा रहती है ध्रुवों पे। तो ये इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा शीत रहती है यानी सर्दी हमेशा रहती है, मतलब बर्फ़ जमा रहती है। तो ये 66.5 डिग्री से उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब ये उत्तर में है तो इसे उत्तरी शीत कटिबंध, और ये दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मुख्य अक्षांश रेखाएं थी, और ये तापमान के आधार पर मैंने वर्गीकरण करके भी बता दिया आपको कि ये 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में जो एरिया ये उष्ण कटिबंध है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र 66.5 डिग्री से उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण में ये मतलब शीत कटिबंध हो गया। और इन दोनों के बीच में देखो ये शीत हो गया और ये उष्ण हो गया, और शीत और उष्ण का बीच का जो क्षेत्र है ये जो एरिया है ये ध्यान रखना, ये शीतोष्ण कटिबंध यानी शीत और उष्ण, शीत का और उष्ण इन दोनों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध हो गया ये शीतोष्ण, और ये भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये ध्यान रखना, ये मुख्य जो अक्षांश रेखा है उनके बारे में हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम यहाँ पर देशांतर रेखाओं की, मुख्य जो देशांतर रेखा है उनके बारे में। तो हमने देखा जैसे ये देशांतर रेखा है, तो ये मुख्य देशांतर रेखा है कौन सी है, ग्रीनविच। जैसे यहाँ पर हम इसके बारे में देख रहे थे कि ये भूमध्य रेखा है, ये मुख्य अक्षांश रेखा है। उसी तरीके से ये प्रमुख देशांतर रेखा है ग्रीनविच, ये क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अभी ये ग्रीनविच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंदन का एक शहर है, ग्रीनविच वहाँ से निकलती है, और 1884 में यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, और वहाँ से इसका निर्धारण कर दिया कि हम ग्रीनविच को यहाँ से मानेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसी वजह से ये जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं इनकी आवश्यकता क्यों हुई,
ये क्यों बनाई गई है ऐसे? तो फ्रेंड ध्यान रखना कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे वास्तविक रूप से कोई ऐसी लाइन बनी नहीं है। ये ऐसा माना गया ताकि पृथ्वी की हम स्थिति को समझ सकें और वहाँ पर समय का मापन कर सके, किसी भी क्षेत्र का समय का मापन और उसकी लोकेशन को हम बता सकें, इसी वजह से इसका निर्धारण किया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो ग्रीनविच रेखा है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, इसे 0 डिग्री मुख्य देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये इसके अलावा यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ये वाली और ये जो मिलाती है, इन दोनों ये एक जगह मिली हुई है और इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे तिथि का निर्धारण होता है, इसी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मुख्य देशांतर हो गई। और फ्रेंड्स भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में जो मुख्य देशांतर रेखा की बात करें तो ये कि यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जितनी भी इधर की जो देशांतर रेखाएं होंगी सारी वो पूर्वी देशांतर हैं और ये इधर की होगी वो पश्चिमी देशांतर कहलाएगी पूरी। 0 डिग्री ये है तो 0 डिग्री से पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ पूरी पश्चिमी देशांतर। तो ये ध्यान रखना है, ये 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है और यहाँ से भारत का मानक समय माना जाता है, मतलब समय मापा जाता है। अब फ्रेंड ध्यान रखना, ये देशांतर रेखाएं क्या होती है, एक देशांतर पार करने में, जैसे सूर्य क्या एक जगह मान लो इधर है और यहाँ पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक देशांतर, मतलब जैसे ये देशांतर है, ये देशांतर है मान लो, ये देशांतर, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ये मतलब ये यहाँ है, मान लो सूर्य यहाँ पे है, यहाँ रोशनी आ रही है सूर्य की, और मतलब जैसे सूर्य की स्थिति यहाँ है और यहाँ से ये स्थिति अब यहाँ तक पहुँचेगी ना, जब तक 4 मिनट लग जाएगी। तो इसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करने में 4 मिनट लग जाते हैं। तो ये इसी स्थिति की वजह से क्या होता है, जैसे भारत का मानक समय हमने मान रखा है 82.5 डिग्री। अब वो कैसे फ्रेंड, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री हो गई। अब ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। आपने ये सुना होगा कि ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो कितने घंटे आगे है, तो आपने देखा होगा कि 5-5.5 घंटे आगे है। अब वो 5.5 घंटे कैसे हैं ये ध्यान रखना, जैसे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड ध्यान रखना 82.5 है ना, तो 82 इंटू हम 4 कर लेते हैं पहले, कितना हो गया 8 और 32, तो 328 मिनट हो गए। और आधा जो मिनट है, मतलब एक देशांतर को 4 मिनट, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ये ध्यान रखना। तो आधा देशांतर पार करने में 2 मिनट, तो हम 328 में 2 और जोड़ देंगे तो ये 330 मिनट हो जाएंगे। 330 मिनट हो जाएंगे तो 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5.5 घंटे हो जाते हैं। इसी वजह से ग्रीनविच रेखा और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इधर का समय इसमें प्लस होता है और इधर के समय में माइनस होता है। यदि हम इसी ग्रीनविच रेखा से इधर के समय का मापन करें तो यहाँ के समय से ये माइनस कर देंगे, जैसे ग्रीनविच रेखा पे जो समय हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। और इधर का ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ देखते हैं तो हम प्लस कर देते हैं उस समय में, जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं मान लो ग्रीनविच रेखा पे, तो इधर क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर इसमें, जैसे यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, तो इसमें हम भारत में देखेंगे कि भाई भारत में क्या समय हो रहा है, तो 12 में हम 5.5 घंटे जोड़ देंगे, तो यहाँ पता लग जाएगा कि भारत में क्या टाइम हो रहा है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मुख्य देशांतर रेखाएं थी और मुख्य अक्षांश रेखाएं, उनके बारे में हमने डिस्कस की है, ये सब कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में, रेखाओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस की, और कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो बीच की जो स्थिति है हमेशा एक समान रहती है, इनके दूरी 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं की बात करें फ्रेंड्स,
तो भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और अक्षांश रेखाओं की स्थिति समान रहती है। वैसे अक्षांश रेखाओं की जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं तो वहाँ थोड़ी कम होती है, वहाँ कम हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना मोस्टली जो ध्रुवों तक जाने से पहले पूरी इनके बीच की दूरी समान रहती है। जो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो सबसे सर्वाधिक होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। लगभग मतलब एक देशांतर पार करने में लगभग 4 मिनट लगते हैं ना, तो 4 मिनट लगते हैं, वो दूरी कितनी तय होती है उसमें 111.32 किलोमीटर, ध्यान रखना फ्रेंड्स। सूर्य इतना समय लेता है, मतलब 4 मिनट लेता है 111.32 किलोमीटर पार करने में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, और उसके बाद में ये जो इनकी जो लंबाई है वो घटती जाती है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं ये दूरी कम होती जा रही है। मतलब ये देखो ना आप, यहाँ से दूरी कम होती गई, यहाँ सर्वाधिक थी, तो ये दूरी यहाँ पर मतलब इनकी लंबाई है ना वो कम होती जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे कौन सा क्षेत्र किस गोलार्ध में है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये अंटार्कटिका आपको दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य रेखा है और ये दक्षिण गोलार्ध में ही है। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में, तो ये भी आप बता सकते हो कि ये दक्षिण गोलार्ध में है। यूरोप कौन से गोलार्ध में है, तो ये भी आप बता सकते हो। ये एशिया कौन से गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका भी उत्तरी गोलार्ध में, ये आप देख सकते हो। तो ये फ्रेंड ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये जो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक जगह एक दूसरे को काटती है, ये है गिनी की खाड़ी। ये गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती है। और महासागर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में है, और अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मकर रेखा है, मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका इन तीनों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर वो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने बात की यहाँ पर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है, तो ये भारत से होकर भी गुजरती है कर्क रेखा। और ये उत्तरी अमेरिका के यहाँ से भी होकर गुजरती है, और ये अफ्रीका से होकर भी गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो ये ध्यान रखना ये अफ्रीका महाद्वीप है। और कर्क रेखा किस किस से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखना ये भारत से होकर गुजर रही है। विशेषता ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, और ये अफ्रीका से भी गुजर रही है और उत्तरी अमेरिका से भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रीनविच रेखा है वो किस किस महाद्वीप से होकर गुजर रही है, तो ये ध्यान रखना ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर ये अंटार्कटिका में जा रही है, तो ये ध्यान रखना ये इन तीनों महाद्वीपों से होकर गुजर रही है, और ये अंटार्कटिका में जाके यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इसका। अच्छा लगा, और ये अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में जाके।